हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियों के बारे में। और पिछले टॉपिक में हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं उसके नारों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और ये हमारी लूसेंट की 25वीं क्लास चल रही है। अब इसके आगे देखते हैं। इनाम आयोग के अध्यक्ष थे इनाम। ये वर्ष था 1852 ईस्वी और ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और इनका उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना को प्रस्तुत करना। और दूसरा था दुर्भिक्ष आयोग। ये 1880 ईस्वी में रिचर्ड स्टेची के अध्यक्षता में हुआ था। और ये इसके जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिटन। और इनका उद्देश्य था अकाल निवारण हेतु विचार करना। तीसरा था हंटर आयोग जो 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में आया था। और इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे और इनका उद्देश्य था शिक्षा का विकास करना। चौथा था एचिंसन आयोग। ये 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में हुआ था। और इसके गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और इनका उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना। पांचवा था अफीम आयोग। ये 1893 ईस्वी में आया था। इसके गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। और इनका उद्देश्य था अफीम सेवन को रोकने हेतु ये जो आयोग था वो चलाया गया था। छठा था हर्सेल समिति। ये 1893 ईस्वी में हर्सेल के समय में आई थी। और इसके जो गवर्नर जनरल थे वो थे लैंसडाउन। और इनका उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना। सातवां था दुर्भिक्ष आयोग। ये 1898 ईस्वी में आया था। जेम्स लॉयन इसके अध्यक्ष थे और एल्गिन वो गवर्नर जनरल थे उस समय के। और इनका उद्देश्य था प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। आठवां था दुर्भिक्ष आयोग। ये भी था, ये 1901 ईस्वी में आया था। इसके अध्यक्ष जो थे एंथनी मैकडोनाल्ड थे और वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। और इनका उद्देश्य द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देना था। और नौवां था सिंचाई आयोग। ये 1901 ईस्वी में वोल्विन स्कॉट की अध्यक्षता में आया था। इसके गवर्नर जनरल जो थे या वायसराय जो थे वो भी कर्जन ही थे। और इसका उद्देश्य सिंचाई के सुधार हेतु वित्तीय विचार विमर्श करना था। 10वां जो था विश्वविद्यालय आयोग था। ये 1902 ईस्वी में थॉमस रायले की अध्यक्षता में आया था। जिसके जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ये भारतीय विश्वविद्यालय पर की गई स्थिति पर विचार करना था। जो 11वें थे फ्रेजर आयोग था। वो 1902 ईस्वी में फ्रेजर की अध्यक्षता में आया था। इसके जो वायसराय थे वो कर्जन थे। इनका उद्देश्य था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार विमर्श करना। इस्लिंगटन आयोग था 12वां। इसलिए 1912 ईस्वी में हुआ था। ये इस्लिंगटन की अध्यक्षता में हुआ था। इसके जो गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो हार्डिंग्स थे। और इनका उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना। 13वां था मैग्लिगन समिति। ये 1914 ईस्वी में आई थी। जिसके अध्यक्ष थे मैग्लिगन और जिसके वायसराय हार्डिंग्स थे। ये इनका उद्देश्य जो था वो सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव देना था। 14वां था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे सैडलर आयोग कहा जाता है। ये 1917 ईस्वी में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में आया था। इसके जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे। इसका उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना था। 15वां था भारतीय छटनी समिति। ये 1923 ईस्वी में आई थी लॉर्ड इंचकैप की अध्यक्षता में। जिसके वायसराय रीडिंग थे। जिसका उद्देश्य शिक्षा संबंधी विचार हेतु और 16वां था ली आयोग जो 1924 ईस्वी में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में आया था। जिसके वायसराय रीडिंग थे। इनका उद्देश्य था लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा करना। 17वां था सेंडहर्ट समिति। ये 1925 ईस्वी में
एंड्रयू स्किन की अध्यक्षता में आई। इसके वायसराय रीडिंग थे और इसका उद्देश्य भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करना था। 18वां था बटलर समिति। ये 1927 ईस्वी में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में आई थी, जिसके वायसराय थे वो इरविन थे। इसका उद्देश्य देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करना था। 19वां था साइमन आयोग, जिसका गठन 1927 ईस्वी में जॉन साइमन के अध्यक्षता में हुआ था और इसके वायसराय इरविन थे। इसका उद्देश्य 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा करना था। 20वां था लिनलिथगो आयोग। ये 1928 ईस्वी में लिनलिथगो की अध्यक्षता में आया था। इसके वायसराय इरविन थे और इसका उद्देश्य कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना था। 21वां था हिटले आयोग। ये 1928 ईस्वी में J.H. हिटले की अध्यक्षता में आया था, जिसके वायसराय जो थे वो इरविन थे और इसका उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना था। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसके आगे का अब हम देखेंगे। 22वां था लिंडसे आयोग। ये 1929 ईस्वी में लिंडसे की अध्यक्षता में आया था। इसके वायसराय जो थे इरविन थे। इसका उद्देश्य भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु था। 23वां था भारतीय वैधानिक आयोग। ये 1929 ईस्वी में फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में आया था, जिसके वायसराय इरविन थे। इसका उद्देश्य शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना था। 24वां था सप्रू समिति। ये 1934 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में आई थी, जिसके वायसराय विलिंगटन थे और इसका उद्देश्य बेरोजगार गिर की समस्या की समीक्षा करना था। 25वां था भारतीय परिसीमन समिति। ये 1935 ईस्वी में आई थी, जिसके अध्यक्ष लॉरी हेमंड थे और वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे और इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु था। 26वां था राष्ट्रीय योजना समिति। ये 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई थी, जिसके वायसराय लिनलिथगो थे और इसका उद्देश्य आर्थिक योजना करना था। 27वां था क्रिप्स आयोग। ये 1942 ईस्वी में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था और इसके वायसराय लिनलिथगो थे और इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिविधि दूर करने हेतु था। और 28वां था कैबिनेट आयोग। ये 1946 ईस्वी में पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था, जिसके वायसराय वेबल थे और इसका उद्देश्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार करना था। और 29वां था दुर्भिक्ष जांच आयोग। ये 1943 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में आया था, जिसके वायसराय वेबल थे और इसका उद्देश्य बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार विमर्श करना था। 30वां था सार्जेंट आयोग। ये 1944 ईस्वी में जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में आया था, जिसके वायसराय जो थे वो वेबल थे। इनका उद्देश्य था शिक्षा के विकास पर विचार करना था। अब हम पढ़ते हैं भारतीय प्रेस का विकास के बारे में। पहला था बंगाल गजट, जो कलकत्ता में हुआ था और इसके संस्थापक जेम्स आस्तम हिक्की थे और इसमें भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट ही था। दूसरा था इंडिया गजट। ये कलकत्ता में हुआ था। इसके भी संस्थापक जेम्स आस्तम हिक्की थे। तीसरा था मद्रास कुरियर। ये मद्रास में हुआ था और इसके संस्थापक जेम्स आस्तम हिक्की थे और ये मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। चौथा था बॉम्बे हेराल्ड। ये बम्बई में हुआ था। इसके भी संस्थापक जेम्स आस्तम हिक्की थे और ये बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। दिग्दर्शन, इसके भी संस्थापक जेम्स आस्तम हिक्की थे। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और ये प्रथम बंगाल मासिक पत्रिका थी। छठा था समाचार दर्पण। इसके संस्थापक विलियम कैरी थे। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और ये प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था।
7वां था मीरात उल अखबार, ये राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे, जो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था और यह प्रथम फारसी पत्रिका थी। 8वां था जाम ए जहानुमा, या इसके संस्थापक जो थे एक अंग्रेजी फर्म थे, ये भी कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। ये उर्दू में प्रथम सामाजिक पत्र था, समाचार पत्र था, सॉरी। 9वां था बंगदूत, इसके जो संस्थापक थे राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य लोग थे, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये 4 भाषाओं अंग्रेजी, बंगला, हिंदी एवं फारसी में साप्ताहिक पत्र था। 10वां था बॉम्बे समाचार, ये जो है इसके संस्थापक जो थे राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य थे, ये भी मुंबई में प्रकाशित हुआ था। इसके जो भाषा थी वो गुजराती थी और यह गुजराती में प्रकाशित एक समाचार पत्र था। 11वां था बॉम्बे टाइम्स, इसके भी संस्थापक राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य थे, ये भी मुंबई में प्रकाशित हुआ था। ये 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। 12वां रस्त गोफ्तार, इसके अध्यक्ष जो थे या संस्थापक जो थे दादा भाई नौरोजी थे, ये बम्बई से प्रकाशित हुआ था। ये एक गुजराती पाक्षिक पत्रिका थी। 13वां था हिंदू पैट्रियल, इसके संस्थापक गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 14 था सोम प्रकाश, इसके संस्थापक द्वारिकानाथ विद्याभूषण थे, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था। इंडियन मिरर, जिसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 16वां था बंगाली, जिसके संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। नेशनल पेपर, जिसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे, जो कलकत्ता से ये भी प्रकाशित हुआ था। मद्रास मेल 18वां था, इसके भी संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे और ये मद्रास से प्रकाशित हुआ था। ये भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था। 19वां था अमृत बाजार पत्रिका, ये श्रीर कुमार घोष इसके संस्थापक थे और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसमें बंगला समाचार पत्र ये था। 20वां था बंग दर्शन, ये इसके संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और एक बंगला मासिक पत्रिका था। 21वां था स्टेटमैन, इसके संस्थापक रॉबर्ट नाइट थे, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे ये। 22वां था हिंदू, जिसके संस्थापक जी.एस. अय्यर एवं वीर राघवाचारी थे, जो मद्रास से प्रकाशित हुआ था। ट्रिब्यून, जिसके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया थे, ये लाहौर से प्रकाशित हुआ था। 24वां था केसरी एवं मराठा, इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे, जो बम्बई से प्रकाशित हुआ था। केसरी मराठा दैनिक, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी ये। 25वां था स्वदेश मित्रम, ये जो संस्थापक इसके थे जी.एस. अय्यर थे, ये मद्रास से प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं। पहला है बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। दूसरा था बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था ये। तीसरा था तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। नोट: भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाइयों पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अब हम देखेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। पहला है
तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था, जिसमें दूसरा था पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी इसमें जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तीसरा था चंदावर का युद्ध, इसमें ये जो था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे और जयचंद हार गए थे। पानीपत की लड़ाई जो पहली थी वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और राणा सांगा हार गए थे। चंदेरी का युद्ध जो था वो 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और मेदिनी राय हार गया था। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, ये भी बाबर और अफ़गान के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और अफ़गान हार गए थे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था और हुमायूं हार गया था। कन्नौज या बिलगाम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, इसमें भी शेर शाह ही जीता और हुमायूं ही हारा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, इसमें अकबर जीता था और इसमें हेमू हार गया था। तालीकोट का युद्ध ये 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का इसमें पतन हो गया था। हल्दी घाटी का युद्ध ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, इसमें अकबर विजयी हुआ था और महाराणा प्रताप हार गए थे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को हराया था। वांडीवास का युद्ध जो था 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, इसमें फ्रांसीसी हार गए थे। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था और मराठे हार गए थे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। रूहेला का युद्ध ये 1774 ईस्वी में हुआ था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम की पराजित किया गया था, इसमें निजाम पराजित हुए थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। दूसरा भारत पाक युद्ध 1917 ईस्वी में हुआ था। नोट: प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी में तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में हुआ था। अब हम देखते हैं प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा उनकी राजधानी के बारे में। हर्यक वंश जिसके संस्थापक थे बिंबिसार और इनकी राजधानी थी राजगृह। दूसरे थे शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक शिशुनाग था, इसकी राजधानी वैशाली थी। तीसरा था नंद वंश जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चौथा था मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पांचवा था शुंग वंश जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। छठा था कर्ण वंश जिसके संस्थापक वासुदेव थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवां था सातवाहन वंश जिसके संस्थापक सिमुक थे, इसकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी। आठवां था कुषाण वंश जिसके संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे, इसकी राजधानी पुरुषपुर थी। नौवां था गुप्त वंश जिसके संस्थापक श्रीगुप्त थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 10वां था वाकाटक वंश, इसके संस्थापक विंध्यशक्ति थे और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 11वां था हूण वंश जिसके संस्थापक तोरमाड़ थे, जिसकी राजधानी सियालकोट थी। 12वां था वर्धन वंश जिसके संस्थापक पुष्यभूति थे और इसकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज थी। 13वां था पांड्य वंश जिसके संस्थापक नेडियोन थे, जिसकी राजधानी मदोरव थी। 14वां था चोल वंश
जिसका संस्थापक विजयालय था और उसकी राजधानी तंजौर थी। 15वां था पल्लव वंश, जिसका संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ था और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। 16वां था राष्ट्रकूट वंश, जिसका संस्थापक दंतिदुर्ग था और उसकी राजधानी मान्यखेट थी। 17वां था चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, जिसके संस्थापक तैलभ द्वितीय थे और इनकी राजधानी मान्यखेट या कल्याण थी। 18वां था चालुक्य, वातापी के चालुक्य, जिसके संस्थापक जो थे जयसिंह प्रथम थे और इनकी राजधानी वातापी थी। 19वां था चालुक्य बेंगी के चालुक्य, जो विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे और बेंगी इनकी राजधानी थी। 20वां था होयसल वंश, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। 21वां था यादव वंश, जिसके संस्थापक भिल्लभ पचवे थे और इनकी राजधानी देवगिरी थी। 22वां था कदम्ब वंश, जिसके संस्थापक मयूर शर्मन थे और इनकी राजधानी वनवासी थी। 23वां था काकतीय वंश, जिसके संस्थापक बीटा प्रथम थे और इनकी राजधानी अम्बकोंड थी। 24वां था गंग वंश, जिसके संस्थापक प्रजहस्त पंचम थे और इसकी राजधानी कुबलाल व तलकांड थी। 25वां था पाल वंश, जिसके संस्थापक गोपाल थे और इनकी राजधानी मुंगेर थी। 26वां था सेन वंश, जिसके संस्थापक सामंत सेन थे और इनकी राजधानी लखनौती थी। 27वां था कांकोट वंश, जिसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे और जिसकी राजधानी लखनौती थी। 28वां था सतपल वंश, जिसके संस्थापक अवंती वर्मन थे और इनकी भी राजधानी लखनौती थी। 29वां था लोहार वंश, जिसके संस्थापक संग्राम राज थे और इनकी जो राजधानी थी वो लखनौती थी। 30वां था वर्मन वंश, जिसके संस्थापक पुष्यवर्मन थे और इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी। 31वां था गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और इसकी राजधानी कन्नौज थी। 32वां था गहरवाल वंश, जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। 33वां था चौहान वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव थे और इनकी राजधानी अजमेर थी। 34वां था परमार वंश, जिसके संस्थापक उपेंद्र थे और इनकी राजधानी धारा नगरी थी। 35वां था चंदेल वंश, जिसके संस्थापक नन्नुक थे और इनकी राजधानी खजुराहो या महोबा थी। 36वां था सोलंकी वंश, जिसके संस्थापक मूलराज थे और इनकी राजधानी अहिन्नलवाड़ थी। 37वां था कलचुरी वंश, जिसके संस्थापक कोक्कल थे और उनकी राजधानी त्रिपुरी थी। 38वां था गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इनकी राजधानी दिल्ली थी। 39वां था खिलजी वंश, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और जिसकी राजधानी दिल्ली थी। 40वां था तुगलक वंश, जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे और इसकी राजधानी भी दिल्ली थी। 41वां था सैयद वंश, जिसके संस्थापक खिज्र खां थे और इनकी भी राजधानी दिल्ली ही थी। 42वां था लोदी वंश, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी थे और इनकी राजधानी दिल्ली थी। 43वां था संगम वंश, जिनके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे और इनकी राजधानी विजयनगर थी। 44वां था सालुक वंश, जिसके संस्थापक नरसिंह थे और इनकी राजधानी विजयनगर थी। 45वां था तुलुव वंश, जिसके संस्थापक वीर नरसिंह थे, जिनकी राजधानी विजयनगर थी। 46वां था आरवीडू वंश, जिसके संस्थापक तिरुमल थे और जिनकी राजधानी पेनुकोंडा थी। 47वां था बहमनी वंश, जिसके संस्थापक हसन गंगू थे और जिसकी राजधानी गुलबर्गा या बीदर थी। 48वां था आदिल शाही वंश, जिसके संस्थापक आदिल शाह थे और इनकी राजधानी बीजापुर थी।
49वां था निज़ाम शाही, जिसके संस्थापक मलिक अहमद थे और इनकी राजधानी जो थी अहमदनगर थी। 50वां था इमाद शाही, जिसके संस्थापक फ़तेह उल्लाह इमाद शाह थे और इनकी राजधानी बरार थी। 51वां था कुतुब शाही वंश, जिसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। इनकी राजधानी गोलकुंडा थी। 52वां था बरीद शाह, जिसके संस्थापक अमीर अली बरीद थे और इसकी राजधानी बीदर थी। 53वां था सरकी वंश, जिसके संस्थापक मलिक सरवर थे, जिसकी राजधानी जौनपुर थी। 54वां था मुग़ल वंश, जिसके संस्थापक बाबर थे और इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा थी। 55वां था भोंसले वंश की संस्थापक शिवाजी थे और इसकी राजधानी रायगढ़ थी। 56वां था हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, जिसके संस्थापक निज़ाम उल मुल्क थे और इनकी राजधानी हैदराबाद था। अब हम देखते हैं सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में। शिशुवध प्रतिबंध, ये इसके गवर्नर जनरल वेलेज़ली थे और ये इसमें जो था शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा था सती प्रथा प्रतिबंध, इस समय के थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसमें सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। तीसरा था दास प्रथा पर प्रतिबंध, इस समय के गवर्नर जनरल एलन थे। इसमें 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। चौथा था हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इस समय के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें विधवा विवाह की अनुमति दी गई। 5वां था नेविड मैरिज एक्ट, इस समय के गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक थे। इसमें अंतर्जातीय विवाह को मंजूरी दी गई। 6ठा था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, इसमें समय के जो गवर्नर जनरल थे वो लैंस डाउन थे। इसमें लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। 7वां था शारदा एक्ट, इस समय के गवर्नर जनरल इरविन थे। इसमें विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब हम आगे देखते हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन के बारे में। फरोजी आंदोलन जो फरीदपुर बंगाल में हुआ था और इसके संस्थापक हाजी सैयदुल्ला और दादू मियाँ थे। दूसरा था तायूनी आंदोलन जो ढाका में हुआ था और इसके संस्थापक करामत अली जौनपुरी थे। तीसरा था दार उल उलूम आंदोलन, जहाँ ये हुआ था वो था देवबंद सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में है और इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम थे और रशीद अहमद गंगोही थे। अलीगढ़ आंदोलन ये अलीगढ़ में हुआ था और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। 5वां था अहमदिया आंदोलन, ये फरीदकोट कादियान के मरजा में हुआ था जिसके संस्थापक गुलाम अहमद थे। 6ठा था नदवातल उलेमा जो लखनऊ में हुआ था, इसके संस्थापक जो थे मौलाना शिबली नुमानी थे। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।